शुरुआत में हमें एक सिनिस्टर म्यूजिक सुनाया जाता है, जहां फेमस आर्टिस्ट विंसेंट वैगन के आखिरी वर्ड्स हमें दिखाए जाते हैं। वो शब्द कुछ इस प्रकार होते हैं, द सैडनेस विल लास्ट फॉर एवर। इसके बाद हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है, जो मिरर में अपने आप से कुछ अजीब बातें कर रहा था। दरअसल रॉबर्ट एक एक्टिंग क्लास चलाता था, जिसमें एंट्री मिलना काफी मुश्किल था, और यहाँ मिरर में भी रॉबर्ट अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी पे काम कर रहा था। इस सीन के बाद हम रॉबर्ट को अपने एक्टिंग क्लास में देख पाते हैं, जहाँ टोटल बस 5 स्टूडेंट्स ही थे। रॉबर्ट काफी पैशनेट और एनर्जेटिक वे में क्लास को संबोधित करते हुए कहता है कि एक्टर बनने के लिए तुम्हें अपने आप को भुलाना होगा और अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर लाना होगा, और साथ ही ये मानना होगा कि ये जगह हेल के समान है। इस स्पीच के बाद रॉबर्ट अपने स्टूडेंट्स में से ब्रोडी नाम की लड़की को स्टेज पे बुलाता है, जो कि काफी नर्वस होती है। रॉबर्ट उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बचपन की बूगीमैन और हॉलीवुड के रबर सूट वाले डीमन के बारे में नहीं जानना। तुम इमेजिन करो कि दुनिया भर के सारे क्रिमिनल्स और मॉन्स्टर्स की आत्माएं तुम्हारे अंदर समा गई हैं, और फिर खुद को एक्सप्रेस करो। ये सब बोलते हुए रॉबर्ट इतना सीरियस हो जाता है कि उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखकर स्टूडेंट्स काफी इम्प्रेस होते हैं और तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रॉडी कुछ नहीं कहती। उसके बाद रॉबर्ट पीछे मुड़ता है और दोबारा ब्रॉडी से यही सब कुछ कहता है कि तभी अचानक ब्रॉडी अपना सर उठाती है, तो हम देख पाते हैं कि ब्रॉडी एक भयंकर मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। वो बेहद डरावनी आवाज में चीखने लगती है और वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, इंक्लूडिंग रॉबर्ट। तभी ब्रॉडी रॉबर्ट का हाथ मोड़कर तोड़ देती है और रॉबर्ट की चीख के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें मार्कस नाम के पेंटर को दिखाया जाता है, जो कि सिनिस्टर से दिखने वाली एक पेंटिंग पे काम कर रहा था। मार्कस काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था, क्योंकि उसे बार बार एक नंबर से कॉल आ रही थी, जिस नंबर को उसने ग्रीडी पिग नाम से सेव किया हुआ था। दोबारा फोन आने पर मार्कस फोन उठा लेता है और फोन किसी बेनी नाम के इंसान का था। उनकी फोन कन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि बेनी ही मार्कस की पेंटिंग बिकवाता था। बेनी मार्कस को बताता है कि आज फ्राइडे है और मार्कस ने क्लाइंट से कहा है कि आज पेंटिंग पूरी हो जाएगी। इस पर मार्कस बहुत इरिटेटेड हो जाता है और बेनी से बोलता है कि क्या कभी उसने स्विमिंग बर्ग की हेरोइन ऑफ हेल देखी है। एक्चुअली में हेरोइन ऑफ हेल आर्टिस्ट स्विमिंग बर्ग की एक फेमस पेंटिंग है। अब ऑब्वियसली बेनी को इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो कहता है नहीं। तो मार्कस उसे कहता है तुम अपना मनी कलेक्ट करने का काम करो और मुझे मेरी पेंटिंग पूरी करने दो। ये सुनकर बेनी फोन रख देता है। फोन रखने के बाद मार्कस काफी देर तक पेंटिंग पे काम करता है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। एट लास्ट वो गुस्से में सब कुछ छोड़कर बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी मार्कस को ब्रॉडी की कॉल आती है। फोन उठाने पर मार्कस काफी रूडली बात करता है। ब्रॉडी बताती है कि उसने मार्कस को ये गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया है कि उसका सिलेक्शन रॉबर्ट की एक्टिंग क्लासेस में हो गया है। मार्कस ब्रॉडी की न्यूज से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता और कहता है यहाँ मैं एक्चुअली में आर्ट पे काम कर रहा हूँ और तुम सिर्फ फेमस होना चाहती हो और पैसे कमाना चाहती हो। अब यहाँ पर ब्रॉडी ऑफेंड करते हुए कहती है इस क्लास में सेलेक्ट हो पाना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर मार्कस ब्रॉडी की बातों को डिसमिस करते हुए कहता है तुम जो करती हो ये कोई रियल आर्ट नहीं है। और इस कन्वर्सेशन के बाद ब्रॉडी कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम व्यूअर्स मार्कस को एक मिरर के सामने देखते हैं, जहाँ वो अपने आप को गुस्से में कॉल आउट करता है बाय सेइंग हु आर यू। इसके बाद मार्कस फेमस पेंटर पैब्लो पिकासो के एक फेमस कोट को बार बार दोहराता है और हम ये समझ पाते हैं कि मार्कस अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगा रहा है। अगले सीन में मार्कस सोफे पे बैठा होता है, जहाँ वो काफी घबराया हुआ दिख रहा था। सरप्राइजिंगली उसके सामने एक दूसरा मार्कस खड़ा था, जिसके पीछे हम मॉन्स्टर को खड़ा हुआ देख पाते हैं। मार्कस के सामने ही ये मॉन्स्टर दूसरे मार्कस का गला काट देता है और मार्कस अपनी आंखें बंद करके चेक करने की कोशिश करता है कि कहीं वो ड्रीम या हेलुसिनेशन में तो नहीं है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी हम उस मॉन्स्टर को मार्कस के पीछे देख पाते हैं। इसके बाद मार्कस को बेनी की कॉल आती है और मार्कस उससे कहता है कि पेंटिंग तैयार हो चुकी है और पेंटिंग को वो कल पिक कर सकता है। इसके बाद बेनी काफी खुश हो जाता है और मार्कस से कहता है कि वो उसके लिए कई सारे ऑफर्स लाने वाला है, लेकिन मार्कस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब मॉन्स्टर बिल्कुल मार्कस के साइड में बैठा हुआ था और मार्कस उसे देखे ही जा रहा था। एज अ व्यूअर हम पेंटिंग को देखते हैं जो अब पूरी हो चुकी थी और पेंटिंग के सेंटर में मार्कस का वही डरावना चेहरा था जब मॉन्स्टर उसके गले को काट रहा था। पेंटिंग में भी मार्कस का गला कटा हुआ था और उसके पीछे एक मॉन्स्टर हैंड भी था। फाइनल सीन
सीन में हम पेंट ब्रश मॉन्स्टर के हाथ में देखते हैं, जिसके बाद सीन कट हो जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट करके हमें एक एडी पार्क नाम के राइटर को दिखाया जाता है। एडी अपने रूम में बैठकर अपनी स्टोरी के क्लाइमैक्स सीन पे काम कर रहा था और बैकग्राउंड में हम देख पाते हैं कि मार्कस की पेंटिंग इसी राइटर के रूम में लगी हुई थी। अब एडी अपनी स्टोरी में जेनिस और स्टीव नाम के यंग कपल के बारे में लिख रहा था, जो कि किसी विस्लर नाम के सीरियल किलर से बचकर भाग रहे थे। भागते हुए वो अपने रूम के फर्नीचर से टकरा जाते हैं और लैंप टूट जाता है, जिसके बाद वहाँ अंधेरा छा जाता है। स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड जेनिस को क्लोजेट में छुपा देता है कि तभी किलर उनके रूम के डोर पे आ जाता है। उसके बाद स्टीव खुद बेड के नीचे छुप जाता है और किलर डोर तोड़कर अंदर आ जाता है। किलर अपने विक्टिम को ढूंढते हुए विस्लिंग करने लगता है और ये टाइप करते हुए एडी खुद भी विसिल करने लगता है। इसके बाद स्टीव बेड के नीचे से अपना हाथ बाहर निकालते हुए चिल्लाता है, जिसे लिखते हुए एडी भी खुद जोर से चिल्लाता है। एंड देन स्टीव एक कटर से किलर के पैरों को काट देता है और किलर चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से किलर के हाथ से नाइफ छूट जाता है और उसी नाइफ से जेनिस उस किलर को मार डालती है। अब स्टोरी खत्म होने के बाद एडी काफी खुश होता है, लेकिन अचानक पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि इस प्रकार से थी, वर्थलेस ट्रैश। एडी हैरानी से पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पर उसी की कहानी का किलर खड़ा होता है। ये सब देखकर एडी कुछ समझ नहीं पाता और साथ ही काफी हद तक डर भी जाता है। किलर कहता है कि तुम्हें तो एक डिसेंट वायलेंट स्टोरी भी लिखनी नहीं आती। एडी घबरा जाता है और किलर उससे कहता है, ये क्या वाहियात लिखा है तुमने? भला कौन सा किलर अपने विक्टिम को मारने से पहले विसिल करता है? क्या तुम इससे अच्छा कुछ और नहीं लिख सकते? ये सुनकर एडी घबराते हुए कहता है, ये एक प्रकार का गिमिक है। जैसे लोग काम करते वक्त विसिल करते हैं, वैसे ही मेरी स्टोरी का किलर मर्डर करने से पहले विसिल करता है। इनफैक्ट विसिल विल किल यू ही टाइटल होगा। ये कहकर एडी हंसने लगता है। तभी किलर कहता है उसे ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बाद किलर एडी की स्टोरी में अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करता है और कहता है कि ये जो तुम्हारी स्टोरी का बॉयफ्रेंड स्टीव है, इससे पहले कि वो मुझ पर कटर से हमला करे, मैं उसके सर को पकड़कर वॉल पे फोड़ दूंगा। ये कहते हुए किलर एडी के सर को डेस्क पे पटक कर फोड़ देता है। फिर किलर कहता है, और मैं स्टीव के हाथों को इस तरह पकड़कर तोड़ दूंगा। ये कहकर वो एडी के हाथों को भी तोड़ देता है। अब एडी पूरी तरह से अधमरी हालत में जमीन में गिर जाता है। आगे किलर कहता है, अब तुम मेरी स्टोरी को महसूस कर पा रहे होगे। लेकिन तभी उसे स्टोरी में जेनिस की याद आती है। तभी वो पास वाले रूम से एक लड़की को निकाल कर ले आता है। वो लड़की काफी चिल्लाती है, लेकिन किलर तभी एडी को कहता है, ये मुझे नहीं बल्कि मैं इसे स्टैब करके मार डालूंगा। ये कहकर वो लड़की को जेनिस समझकर मार डालता है। किलर फाइनली बोलता है कि अब ये स्टोरी परफेक्ट है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। एट द एंड हम व्यूअर्स मूवी के द्वारा दिए गए मैसेज में बस ये समझ पाते हैं कि इस मूवी में आर्टिस्ट को उसकी आर्ट के लिए ऑब्सेशन को दर्शाया गया है और साथ ही अपनी आर्ट से कभी सेटिस्फाई न होने वाली बात कही गई है।